जिंदगी का एक सबसे बड़ा राज, एक ऐसी पहेली जिसे एक मंक ने अपने गार्डन में सॉल्व कर दिया। आज हम लोग आइए जानते हैं कि आखिर ग्रेगर मेंडल ने हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के इस रहस्यमयी कोड को तोड़ा कैसे। ये सवाल तो हम सब के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा, है ना, कि आखिर बच्चे अपने पेरेंट्स जैसे दिखते तो हैं, पर बिल्कुल उनकी कार्बन कॉपी क्यों नहीं होते। यही वो मिस्ट्री थी जिसने साइंटिस्ट्स को सदियों तक परेशान किया, और इसी सवाल ने, हाँ, इसी ने जेनेटिक्स के साइंस की नींव रखी। तो इस कहानी के डिटेक्टिव हैं ग्रेगर मेंडल, जो 19वीं सदी के एक मॉन्क थे। और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उनका हथियार, सोचिए क्या था। कोई हाईटेक इक्विपमेंट नहीं, बल्कि कुछ बहुत बहुत ही सिंपल सा था। जी हाँ, एक मामूली सा मटर का पौधा। और ये मेंडल के लिए आखिर परफेक्ट चॉइस क्यों था? इसके कई कारण थे। एक तो ये बहुत तेजी से उगता है, इसमें कई अलग अलग साफ दिखने वाले गुण होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसके पॉलिनेशन यानी परागण को कंट्रोल करना काफी आसान था। और यहीं पर मेंडल की जीनियस दिखती है। उन्होंने चीजों को आसान रखा। उन्होंने बस साफ, बिल्कुल साफ साफ दिखने वाले ट्रेट्स चुने, जैसे पौधे की हाइट, या तो लंबा या बौना, बीच का कुछ नहीं। जहां उस दौर के बाकी साइंटिस्ट कॉम्प्लेक्स चीजों में उलझे हुए थे, वहीं इस सिंपल अप्रोच ने मेंडल को वो पैटर्न्स देखने में मदद की जो किसी और को नजर ही नहीं आए। अच्छा, अब मेंडल की डिस्कवरीज को ठीक से समझने के लिए पहले कुछ बेसिक टर्म्स को जानना जरूरी है। समझ लीजिए, ये जेनेटिक्स की एबीसी है। इनके बिना आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। सबसे पहला आसान सा शब्द है जीन। इसको आप एक इंस्ट्रक्शन मान सकते हैं जो किसी खास ट्रेट को कंट्रोल करता है, जैसे पौधे की हाइट। और हर जीन के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, जिनको कहते हैं एलील्स। जैसे हाइट वाले जीन के 2 वर्जन हो गए, एक लंबा वाला एलील और एक बौना वाला एलील। सिंपल। हर लिविंग बीइंग को अपने दोनों पेरेंट्स से हर ट्रेट के लिए एक एक एलील मिलता है। यहाँ पर चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। कुछ एलील्स डोमिनेंट यानी प्रभावी होते हैं। समझ लीजिए ये टीम के बॉस हैं। अगर ये मौजूद है तो इन्हीं की चलेगी, इनका असर हमेशा दिखेगा। और दूसरे होते हैं रिसेसिव यानी अप्रभावी। ये थोड़े शर्मीले होते हैं। अगर डोमिनेंट एलील साथ में है तो ये बेचारे छुप जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये टर्म्स बस इतना बताते हैं कि किसी ट्रेट के लिए मिले 2 एलील्स एक जैसे हैं या अलग। अगर दोनों एलील्स सेम हैं, जैसे दोनों लंबे वाले, तो उसे कहते हैं होमोजाइगस। और अगर एक लंबा और एक बौना यानी अलग अलग है, तो उसे कहते हैं हेट्रोजाइगस। बस इतना ही है। तो इन सब को जोड़ते हैं जीनोटाइप, मतलब पर्दे के पीछे का जेनेटिक कोड, जो एलील्स का कॉम्बिनेशन है। और फिनोटाइप वो है जो हमें आगे दिखता है, यानी पौधा असल में लंबा है या बौना। तो चलिए अब देखते हैं कि इन आइडियाज के जरिए मेंडल ने आखिर खोजा क्या। ओके, तो अब जब हम सबको लैंग्वेज पता चल गई है, तो अब हम तैयार हैं मेंडल के उन जमीन तोड़ डिस्कवरीज को समझने के लिए। चलिए सीधे चलते हैं उनके 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पर और देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। पहला नियम यानी द लॉ ऑफ डोमिनेंस एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट से निकला। मेंडल ने क्या किया, उन्होंने एक प्योर ब्रेड लंबे पौधे को एक प्योर ब्रेड बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया। तो सोचिए, अगर एक प्योर लंबे पौधे का क्रॉस एक प्योर बौने पौधे से कराया जाए तो क्या होगा? क्या उनके बच्चे यानी अगली जनरेशन के पौधे मीडियम हाइट के होंगे? दिमाग में तो यही आता है ना? चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या था। रिजल्ट हैरान करने वाला था। 100 के 100% बच्चे, जिनको F1 जनरेशन कहते हैं, सबके सब लंबे थे। बौनापन वाला ट्रेट तो जैसे हवा में गायब हो गया था। कहाँ गया वो? इसका जवाब इस पन्नेट स्क्वायर में है। ये पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए, हर नए पौधे को लंबे पेरेंट से एक डोमिनेंट टी मिला और बौने पेरेंट से एक रिसेसिव टी मिला। और जैसा कि हमने जाना, टी डोमिनेंट है, इसलिए सारे के सारे पौधे लंबे ही दिखे, भले ही उनके अंदर वो बौनेपन वाला टी एलील अभी भी छुपा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि उस गुम हो चुके बौने ट्रेट का क्या हुआ? यहाँ आता है मेंडल का दूसरा नियम, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस बार मेंडल ने उन्हीं F1 जनरेशन के 2 लंबे पौधों को आपस में क्रॉस कराया, ये देखने के लिए कि अब क्या होता है। और वॉला, देखिए, वो छुपा हुआ बौनापन वाला ट्रेट वापस आ गया।
एवरेज निकालने पर हर 4 में से एक पौधा बौना था। इससे ये साफ हो गया कि ट्रेट्स कभी गायब नहीं होते, वो बस अलग हो जाते हैं और अगली जनरेशन में फिर से जुड़ सकते हैं। हर एलील आज़ादी से आगे पास होता है। अच्छा, अब आते हैं मेंडल के आखिरी और सबसे कॉम्प्लेक्स लॉ पर। यहाँ मेंडल ने सोचा, क्या अलग-अलग ट्रेट्स जैसे बीज का शेप और बीज का कलर, क्या ये एक पैकेज डील की तरह साथ-साथ चलते हैं या फिर इनकी अपनी मर्जी होती है और ये आज़ादी से इनहेरिट होते हैं? इसे टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक साथ 2 ट्रेट्स को ट्रैक किया। मान लीजिए एक पौधा जिसके बीज गोल और पीले थे, उसका क्रॉस कराया एक ऐसे पौधे से जिसके बीज झुर्रीदार और हरे थे। हाँ, यहाँ पर मैथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन इसका जो नतीजा निकला वो कमाल का था। इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड चार्ट का निचोड़ है ये खूबसूरत सा रेशियो 9:3:3:1। ये एक मैथमेटिकल प्रूफ था कि बीज का कलर बीज के शेप से बिल्कुल आज़ाद है। उनकी इनहेरिटेंस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, वो एक दूसरे से चिपके हुए नहीं हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? एक मॉन्क का अपने गार्डन में किया गया काम आखिर मॉडर्न बायोलॉजी की बुनियाद कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए मेंडल की लेगेसी पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, उनके इन्हीं लॉज ने हमें ट्रेट्स को प्रिडिक्ट करने की पावर दी, जेनेटिक बीमारियों को समझने में मदद की और बेहतर फसलें उगाने का रास्ता दिखाया। लेकिन इसके साथ ही उनके काम का गलत इस्तेमाल भी हुआ और इसने यूजेनिक्स जैसी विवादास्पद और गलत धारणाओं को भी जन्म दिया। तो उनका असर, सच कहूं तो, बहुत गहरा और कॉम्प्लेक्स था। और इसलिए ये टाइटल सब कुछ कह जाता है। अपने इतने सब्र से किए गए काम के जरिए ग्रेगर मेंडल ने बायोलॉजी की एक पूरी नई फील्ड की नींव रखी और उन्होंने हमेशा के लिए लाइफ को समझने का हमारा तरीका ही बदल दिया। मेंडल ने हमें एक रूल बुक दे दी, लेकिन आज की मॉडर्न जेनेटिक्स बताती है कि कहानी इससे कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आखिरी सवाल ये है कि जब ये नियम टूटते हैं या इनके एक्सेप्शन सामने आते हैं, तो वो एक्सेप्शंस हमें लाइफ की इस अद्भुत कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में क्या सिखाते हैं?